हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शुरू करें? यस सर। हमारा ओके, शुरू करें। पिछला जो टॉपिक था मेरा वो थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक था लाइफ साइकिल मॉडल पे आके रुके थे। आज हम लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा है लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है। तो लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है कि जो हमारे लाइफ में, शुरू करें ना। ठीक है, शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल मॉडल ये है कि हमारे लाइफ में जो भी चेंजेज आती है या जो भी हमारे लाइफ में चलती है, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के लाइफ में क्या चलता है। जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट से लेके एंड मेंटेनेंस तक क्या हम करते हैं, ये पूरे लाइफ साइकिल एक जो हमारा हमारा लाइफ है उसमें पूरे बचपन से लेके और लास्ट तक जो भी हम करते हैं वो मेरा एक लाइफ साइकिल होता है। किस तरह से हम अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में लाइफ साइकिल क्या है। पहला है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में बताए थे क्लासिकल मॉडल व क्लासिकल वाटर मॉडल। ये इसका नाम है क्लासिकल वाटर मॉडल। ठीक है, पहला मॉडल हम पढ़ते हैं क्लासिकल वाटर मॉडल। इसमें आता है क्लासिकल वाटर मॉडल डिवाइड लाइफ साइकिल इनटू फेज। मीन्स कि जो भी वाटर मॉडल हम बनाए हैं पहला क्लासिकल मॉडल, उसको कुछ फेज में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला होता है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ये 6 जो लाइफ साइकिल है स्टेप्स, ये स्टेप जितना भी लाइफ साइकिल आगे आएगा सबके साथ ये होगा। ये 6 स्टेप आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये 6 स्टेप हमेशा अभी से लेके लास्ट तक जितना भी मॉडल पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा ये 6 ही स्टेप चलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का ये स्ट्रक्चर है। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो बोले थे हम 6 स्टेप, वो 6 स्टेप हमेशा अभी से लेके लास्ट तक ये चलता रहेगा। इन 6 स्टेप को याद कीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ठीक है, अब एक एक करके सारे पेज को हम पढ़ेंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है। पहले तो थोड़ा देख लीजिए कि फेज में जो हमारा जो काम करेंगे 6 फेज पे, फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, कि जो भी हम काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा एफर्ट कहाँ लगाएंगे। रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 दिन। अगर 10 दिन का या 1 महीना का प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट गैदर करने में 1 दिन लगेगा, फिर उसका डिजाइनिंग करने में कुछ लगेगा, कोडिंग करने में। सबसे लास्ट होता है मेंटेनेंस, जो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है। मेंटेनेंस के लिए हम एक आदमी को हायर कर लेते हैं और वो सालों साल तक हमारे कंपनी में या हमारे कॉलेज में, जैसे वाईफाई, अपने कॉलेज में वाईफाई तो देख रहा है वेल्ट्रॉन वाला, तो वेल्ट्रॉन एक आदमी दिए हुआ है जो हमेशा वो मेरे कॉलेज में रहता है। मीन्स ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में, कोडिंग करने में कितना दिन लगा, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना। पर एक जो मेंटेनेंस के लिए आदमी है वो हमेशा हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है रिलेटिव एफर्ट फॉर फेज। जो भी जितना भी मेरा फेज है 5 या 6 फेज, उसमें किसमें सबसे ज्यादा एफर्ट मेरा लगता है। ठीक है, तो अब उस फेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में और थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होता है।
मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजली डिफाइन, जो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्लासिकल वाटर फ्लो मॉडल को डिजाइन करता है या डिफाइन करता है किस तरह से कि स्टैंडर्ड ऑन द आउटपुट डिलीवरेबल प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ एवरी फेज। ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे एक फेज मेरा बना और एक फेज बनने के बाद उसका हमें आउटपुट दिखा देता है। जैसे कि ये फिजिबिलिटी स्टडी है, फिजिबिलिटी किसी भी चीज़ के बारे में फिजिबिलिटी स्टडी हम कर लिए, तो वो उसका आउटपुट दे देगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर दिया तो उसका आउटपुट दे, डिजाइनिंग कर लिए तो उसका आउटपुट हमको मिल जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑन द आउटपुट डिलीवरेबल प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द एवरी फेज। नेक्स्ट है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर एवरी फेज। मीन्स कि कोई टीम डिजाइनिंग का काम कर रहा है, उसको पैसा कम दिए तो वो टीम बोलेगा कि हमको पैसा बढ़ाओ तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम ये काम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कभी भी आप कोई भी टीम कोई भी बंदा किसी भी इस काम को बीच में छोड़ सकते हैं। ठीक है, and they also prescribe specific methodology for specification। ये बोल रहा है कोई और, जैसे कि हम बोले उसको कि सी पे काम करो और वो सी से कंफर्टेबल नहीं है, तो वो किसी भी चीज में काम करने के लिए मीन्स वो आजाद है, मीन्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दे आल्सो प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक मेथडोलॉजी फॉर स्पेसिफिकेशन डिजाइनिंग टेस्टिंग। हम बोलेंगे उसको भी कोड तुम सी में करो और उसको आता है जावा, तो वो बोले वो उसको हमें तो आउटपुट से लेना देना है। ठीक है, तो हम हमेशा ढूंढेंगे कि वो चाहे जिस भी चीज में काम करते, हमें सिर्फ हमारा आउटपुट चाहिए। ठीक है, अभी तुम लोग क्या चाहते हो कि एक युग में एग्जाम हो या ना हो, हमें सिर्फ रिजल्ट दे दो, बात खत्म। यही चाहिए ना तुम लोग को। इसी तरीका से ये चाहता है कि तुम्हारा काम हो या ना हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको एट लास्ट रिजल्ट चाहिए। मीन्स कि तुम किसी भी लैंग्वेज में कोड करो, किसी भी कैसे भी डिजाइनिंग करो, कैसे भी टेस्टिंग करो, बस हमको एट लास्ट तुम प्रोजेक्ट करके दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइनिंग टेस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यही सारा चीज है इसमें। और उसमें कुछ है कि द गाइडलाइन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल दी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। हाँ, कुछ उसके साथ गाइडलाइन होता है। अगर यदि कोई गाइडलाइन उसको दे दिया ऑर्गेनाइजेशन की आपको इसी मेथोडोलॉजी में डिजाइन करना है, तब उसको उस मेथोडोलॉजी में डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रेश इंजीनियर टू मास्टर दी ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। कुछ होता है कि एक्सपेक्ट करता है फ्रेश इंजीनियर से, मास्टर इंजीनियर की आप हमारे अंडर काम करो, इस तरह से काम करो, जो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होता है, जो हमेशा सीनियर जूनियर को गाइड करता है और बताता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो। ठीक है, अब आइए थोड़ा उस फिजिबिलिटी स्टडी जो पहला फेज था उसके बारे में पढ़ते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, क्यों हम फिजिबिलिटी स्टडी को एक फेज बनाएं। फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स मेन एम जो इसका होता है डिटरमाइन वेदर डेवलपिंग द प्रोडक्ट। मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे उससे पहले अगर कोई प्रोडक्ट उसका उसी टाइप का बना, जैसे कि हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए जाते हैं तो किसी कॉलेज का वेबसाइट पहले हम देख लेते हैं कि अच्छा उसका वेबसाइट कैसे बना हुआ है, उसमें कौन कौन सा टैब लगा हुआ है, कौन कौन सा लैंग्वेज लगा हुआ है, कौन सा डिजाइनिंग है, क्या है। ठीक है, तो वही होता है फिजिबिलिटी स्टडी, पहले से उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना, थोड़ा जानकारी हासिल करना। ऐसे है कि फाइनेंशियल वर्थवाइल टेक्निकल फिजिबिलिटी मीन्स कुछ पैसे के बारे में, उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सा टेक्निकल उसमें इंजीनियर चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, इस सब चीज के बारे में हम पहले से थोड़ा थोड़ा जानकारी रखते हैं। फर्स्ट रॉफली अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट। फिजिबिलिटी स्टडी में कस्टमर का व्यू भी हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, जो चीज चाहिए उसी के विषय में हम कहीं से जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डाटा विच वुड बी इनपुट टू दिस सिस्टम। कौन सा डाटा इसको इनपुट के लिए चाहिए, प्रोसेसिंग नीड ऑन दिस डाटा। मीन्स सीधा सीधी बात कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी हमको डाटा चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर हमको बोलेगा कि सर हमको ऐसा चीज ये बना के दीजिए,
तो उसी चीज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अनोदर जगह से, मीन्स कहीं और से हासिल करके फिर हम उसको रिक्वायरमेंट, अगर यदि हम कोई चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो एक ही जगह से देख के हम खरीद नहीं लेते हैं, हम पहले 3-4 जगह ट्रायल करते हैं, ठीक है? ट्रायल में हमें पता चलता है कि अच्छा इसका ये बेस्ट है, तब जाके हम उस चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है? तो वही है फिजिबिलिटी स्टडी। एक्टिविटी ड्यूरिंग फिजिबिलिटी स्टडी, इसके बीच में क्या ऐसा एक्टिविटी को करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में? तो वर्क आउट एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। क्या करते हैं कि जो भी पूरा का पूरा प्रॉब्लम होगा, उस पे एक हम छोटा-सा रफ, जो होता है ना कि डमी डमी हम काम करके देखते हैं कि क्या ये संभव है? जैसे कि हम लोग कोई भी वो प्रोग्राम या कोई भी चीज़ करते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, जैसे सिंपल सी, जब हम कोई नाटक, गाँव में नाटक होती है या कोई ड्रामा को लोग करता है, तो उससे पहले क्या होता है, एक डमी रिहर्सल, ठीक है? तो वो रिहर्सल करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता है तभी उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा है फॉर्मुलेट डिफरेंट सॉल्यूशन स्टडी। जो भी हम लोग जैसे एल्गोरिथम ए लगाए, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो दूसरा एल्गोरिथम लगाएँगे, तीसरा एल्गोरिथम लगाएँगे। जो एल्गोरिथम बेस्ट हमको लगेगा, उसी को हम चूज़ करेंगे, ठीक है? एग्जामिन अल्टरनेट सॉल्यूशन स्टडी इन द टर्म ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स हम सारे चीज़ को, जो भी अलग-अलग चीज़ वो होगा मेरे पास एल्गोरिथम या अ, वो बोलिए इंजीनियर, सबको हम अलग-अलग लगा के चेक करेंगे कि कौन-सा चीज़ लगाने से या कौन-सा एल्गोरिथम या कौन-सा इंजीनियर को रखने से हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या काम ईज़िली हो जा रहा है, ठीक है? उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऑब्वियस सी बात है फिजिबिलिटी स्टडी में अभी भी बोले आपको कि जो भी किसी भी चीज़ को लगाने से अगर हमको कॉस्ट भी कम लगा और परफॉर्मेंस बेटर हुआ, इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यू में डिटरमाइन दैट नन ऑफ द सॉल्यूशन इज फिजिबिलिटी ड्यू टू हाइपर। कोई भी ऐसा चीज़ हम नहीं लगाएँगे जिससे कि उसका कॉस्ट हाई हो जाए, रिसोर्स कंटेंट में टेक्निकल रीज़न। मीन्स कुछ भी ऐसा हम नहीं लगा देंगे जिससे कि हमें कोई प्रोजेक्ट में दिक्कत हो, ठीक है? कि उसका पैसा ज़्यादा पड़ जाए, टेक्निकल एरर आ जाए या कोई टेस्टिंग एरर आ जाए या जो हम रिसोर्स लिए हैं वो उसको हम फुलफिल ना कर पाएँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फेज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। अब क्या था कि जो अभी तक में हम पढ़ लिए कि अच्छा इसमें ये सॉफ्टवेयर लगेगा, इसमें ये आदमी लगेगा और ये टेक्निकल चीज़ होगा, ये सिक्योरिटी लगेगा, ठीक है? अब है कि वो चीज़ तो हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर लिए कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ लगेगा, इसमें ये चीज़ लगेगा। अब है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि जो भी हमको एक सिंपल सी लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप बनाने के लिए हमारे पास कॉस्ट लिमिटेड है। फिजिबिलिटी स्टडी में यही सब पर है कि हमको ₹1000 दे रहा है, तो एक ही ₹1000 के अंदर हमको पूरा काम करना है। और कस्टमर से अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसका ₹1000 मिलता है, तो उसी के अंडर हमको काम करना है। तो ₹1000 में कौन-सा इंजीनियर होगा, कौन-सा टेक्निकल सॉफ्टवेयर हम खरीदेंगे, क्या हार्डवेयर खरीदेंगे, ठीक है? तो अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यही डिवाइड करके हमको बता देता है, कर लेते हैं हम लोग कि ₹1000 है, तो ₹1000 में हम किस-किस चीज़ को फुलफिल कर पाएँगे। अगर लैपटॉप बनाना है तो हम हार्डवेयर 100 का खरीद लेंगे, 100 का सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, 100 का मान लो कि उसमें इंजीनियर का कॉस्ट लग जाएगा, ₹100 ₹200 बेनिफिट भी होना चाहिए, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट वाला उस हिसाब से अपना पूरा मॉड्यूल सिस्टम तैयार कर लेता है कि इसको ऐसा चीज़ चाहिए, तो हम ये चीज़ खरीद के हम रखेंगे और ये चीज़ इसमें लगाएँगे। अगर यदि ज़्यादा कॉस्ट का होगा तो अच्छा मशीन लगाएँगे, नहीं तो छोटा-सा कम दाम का मशीन लगाएँगे। ठीक है? तो इस फेज का देखो एम क्या है? अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा, वो एग्जैक्टली हम समझ लेंगे, उससे पहले हम लिखवा लेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होगा, वही चीज़ पे ध्यान रखना होगा हमको, उसका रिक्वायरमेंट हम लिखा लेंगे, ठीक है?
फिर उसको लिखवाने के बाद प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या है कि उसको जो भी चीज़ चाहिए हम एक जगह उसको लिख के अपनी टीम के साथ उसको डिस्कशन करेंगे। कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दो एक्टिविटी होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस के बारे में। गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये दोनों एनालिसिस और गैदरिंग एक ही चीज है। तो इसमें क्या इसका गोल क्या है, क्या वो चाहता है, क्या करना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पढ़िए, कलेक्ट ऑल रिलेटेड डाटा फ्रॉम कस्टमर। रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस में क्या होता है कि पूरा जो भी उसका रिक्वायरमेंट होता है उस पर हम एनालाइज करते हैं, उसको हम गैदर करते हैं। कस्टमर से हम सारा रिक्वायरमेंट लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं कि अगर यदि हमको लैपटॉप बनाना है तो उसके लिए जो हम लोहा का लैपटॉप बना दे या कुछ और मटेरियल दे या कुछ प्लास्टिक का हम बना दे, जितना पैसा रहेगा उस हिसाब से हम बना देंगे, ठीक है। तो वही कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो उतना पैसा कितना दिया हुआ है। पैसा अगर 1000 दिया है तो उससे कम दाम का बनाएंगे, अगर 5000 तो अच्छा अच्छा हार्डवेयर उसमें लगा, अच्छा सॉफ्टवेयर लगा। वही बोल रहा है कलेक्ट ऑल रिलेटेड डाटा फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से सारा डाटा हम ले लेंगे, जैसे एनालाइज दी कलेक्टेड डाटा टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स। क्लियरली उसका डाटा हम समझ लेंगे तो उसको क्या चाहिए। फाइंड आउट एनी इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीटनेस इन द रिक्वायरमेंट। अगर यदि उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी है या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है तो उसको पहले ही हम फाइंड आउट करके उस चीज़ को हम सॉल्व कर देंगे। रिसॉल्व ऑल इनकंसिस्टेंसी एंड इनकम्प्लीटनेस, ठीक है, जो बोले वही चीज़ है कि उस चीज़ की जो भी इनकंसिस्टेंसी या इनकम्प्लीटनेस है उसको हम रिसॉल्व कर लेंगे। फिर है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब जो भी हम एनालिसिस करके हम जो भी एनालिसिस पे पहुंचे हैं अभी तक उस सारे चीज को हम गैदर करेंगे। लाइक गैदरिंग 11 डाटा यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द इंड यूजर थ्रू इंटरव्यू एंड डिस्कशन, ठीक है। जो भी हमको कस्टमर से हमको रिक्वायरमेंट मिला है उस चीज को हम या जो भी हम कस्टमर से इन्वेस्टिगेट किए हैं कि हमको आपको क्या क्या चीज़ बनाना है, उसी चीज़ को एनालाइज करके हम मार्केट से खरीदेंगे या लाएंगे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल, फॉर ए बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटरव्यू ऑल द अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट देयर रिक्वायरमेंट। मीन्स ये बोल रहा है अगर बिजनेस अकाउंटिंग कोई सॉफ्टवेयर है तो हम उसके लिए कोई इंजीनियर हायर करेंगे या उसमें कोई डाटा फिल करना है तो पूरे कंपनी से हम लोग पूछेंगे। जैसे कॉलेज में कोई चीज़ डिसीजन लेना है तो क्या करते हैं, सारे फैकल्टी का मीटिंग करते हैं, उससे अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपका क्या थिंकिंग है, आपका क्या थिंकिंग है, जो बेस्ट थिंकिंग है उस पर वो इम्प्लीमेंट कर देता है। फिर रिक्वायरमेंट द डाटा यू initially collected from the user would usually contain several contradiction and ambiguity। मीन्स कि कोई ऐसा डाटा हम नहीं ले लेंगे जिससे कि कोई कंट्राडिक्शन हो, ठीक है। ईच यूजर टिपिकली हैज ओनली ए पार्शियल एंड इनकम्प्लीट व्यू ऑफ द सिस्टम। इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सभी यूजर को अपना बोलने का अधिकार है, उसके साथ एकदम ट्रांसपेरेंटली बोलेगा, कोई इनकम्प्लीट नहीं बोलेगा कि जैसे कुछ होता है ना हिडन, वो हाइड करके नहीं रखेगा। जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी या जो भी चीज़ उसके मन में चल रहा है वो कम्प्लीटली पहले ही बोल दो कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ चाहिए, तभी ये काम पूरा होगा, ठीक है। ambiguities and contradiction must be identified। जो भी उसमें जो बोल रहे हैं शुरू से ही जो भी कंट्राडिक्शन है या जो भी आपको बोलना है, आपके मन में सवाल है, वो सवाल को क्लियरली बोलिए, उस क्वेश्चन पे उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, रिसॉल्व किया जाएगा उसको। फिर नेक्स्ट फेज है, अभी तक में क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। थर्ड वन है डिजाइनिंग। अगर यदि जैसे लैपटॉप की हम बात बोले, अभी तक में क्या हुआ, लैपटॉप के बारे में जानकारी हासिल की पुराना प्रोडक्ट से, और लैपटॉप हमको बनाना है तो मार्केट से सारा सामान हम खरीद के लेके आ गए।
कस्टमर जैसा ऑर्डर किया था उसके हिसाब से, ठीक है। अब है कि हम उसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। जैसे डिजाइन करेंगे तो उसको कौन सा व्यू, कौन सा चीज पसंद आएगा। डिजाइनिंग करेंगे तो डिजाइन में तो आपको पता है कि मॉडल एक तैयार करते हैं, डिजाइन फेज ट्रांसफॉर्म रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी जैसे कैड कैम यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए और सिंपली उसको डिजाइन करके दिखाइए कि डमी मॉडल कि इस तरह का आपको डिजाइन होके निकलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं, एक पेपर पे रफ वर्क करके उसको हम बता देते हैं कि इस तरीका का आपका मॉडल बनेगा, ठीक है। तो उस वो मॉडल अगर उसको बस जैसे अभी सिंपल सी बात, खैर पॉलिटिक्स हम लोग बोल रहे हैं, सिंपल बात बन रहा है, जैसे राम मंदिर अभी बनना है अयोध्या में, तो वो क्या हो रहा है कि सारा जो भी उसमें पैसा इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है, अपना अपना डमी मॉडल दिखा रहा है, ठीक है। तो डमी मॉडल सारा उसमें जब मीटिंग होती है तो सारा डमी मॉडल अपना अपना दिखाता है और उसमें सबका डमी मॉडल को ध्यान में रखते हुए एक नया डमी मॉडल तैयार किया गया है, ठीक है। तो वही बोला जाता है डिजाइनिंग के टाइम पे आप सबको अपना अपना व्यू रखिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्टोलॉजी होगा वो अपना डिजाइन खुद से तैयार करेगा। आप लोग अपना अपना डिजाइन बता दीजिए या काम बता दीजिए, वो खुद से आपको डिजाइन करके बता देगा कि ये डिजाइन रहा। 2-3 डिजाइन आपको देगा, आपको जो पसंद होता है वो डिजाइन को आप ले लीजिए। नेक्स्ट इसी में है कि इन टेक्निकल टर्म ड्यूरिंग डिजाइनिंग फेज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम दी एसआरएस डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। मीन्स कि जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे उसमें बोले थे आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम दी एसआरएस। जो भी डिजाइनिंग होगा उसको हम पेपर पे, एसआरएस वर्ड देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्या हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसको एकदम से डॉक्यूमेंटेड मीन्स जो भी हम पिछले में बताए थे कि उसको डॉक्यूमेंट अच्छा से तैयार करना है, किस तरह से डिजाइनिंग होगा, कौन सा लैंग्वेज लगेगा, कौन सा हार्डवेयर लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, सबको प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट तैयार हम कर लेंगे। अब है कि कौन कौन सी डिजाइनिंग अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना के उसको हम दिखाते जाते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर देंगे तो क्या होगा, ये डिजाइनिंग करेंगे तो क्या होगा। आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शन टू बी परफॉर्म। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें एक रूम का कितना साइज होना चाहिए, एक विंडो का कितना साइज होना चाहिए, अगर विंडो है तो उससे आपको रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, आंगन कितना बड़ा होना चाहिए, वॉशरूम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसके ऑल द फंक्शन टू बी परफॉर्म मीन्स कि ऐसा ना हम कोई गली या कोई रूम बना दे जिसमें कि कोई आना जाना ही नहीं, अगर कोई रूम बना दे तो उसमें कोई गेट ना दे, तो उसका फंक्शन कोई काम तो कर नहीं रहा है। तो वही लिख रहा है आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शन टू बी परफॉर्म। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका फंक्शन उस वो काम के लिए होना चाहिए, काम लायक होना चाहिए। आइडेंटिफाई डाटा फ्लो फ्लो अमंग द फंक्शन। जो भी हम रूम रूम के बारे में बोले, ऐसा कोई रूम नहीं बना देंगे जिससे कि कनेक्टिविटी ही ना हो, डाटा फ्लो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इधर डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस कैरी आउट यूजली डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम मीन्स क्या होता है कि अगर यदि हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप चलते हैं तो जो भी सबसे टॉप का वो मीन्स कि अगर यदि हम बिल्डिंग डायग्राम की बात करें तो बिल्डिंग डायग्राम में क्या होगा, शुरू कहाँ से होगा, बेस से। मिट्टी का जांच, मिट्टी पहले जांच में जाएगी, मिट्टी में कितना तले से हमको उसका बेस उठाना चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए या कितना ये मिट्टी लोड ले पाएगा, उस तरह से वो सब चीज़ का जांच पहले होता है। तो मिट्टी के जांच से लेके और लास्ट में क्या होता है, बिल्डिंग का उद्घाटन, ठीक है। तब तक के लिए एक डायग्राम हम बना लेंगे, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या।
ऐसा कभी हो सकता है कि बिल्डिंग का हम बिल्डिंग बना के बेस खड़ा किए और हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगाना शुरू करेंगे, तो बिल्डिंग पूरा खड़ा ना इलेक्ट्रिक वायर कैसे लगाएंगे, या उसको पेंट करना हम शुरू कर दिए। वही डाटा फ्लो डायग्राम बता रहा है कि एक जो भी चीज़ हम बिल्डिंग बनाएँगे तो उससे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बेस खड़ा हुआ, फिर उसमें हम जो भी जिस तरह का रूम चाहिए उसमें वॉल जोड़ेंगे, वॉल जोड़ने के बाद उसमें प्लास्टर होगा, प्लास्टर होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक सेट होगा, फिर उसपे पेंट होगा, फिर उसमें जो भी चीज़ करना है वो एकदम फॉलो मीन्स क्या बोलता है कि वन बाय वन स्टेप उसको फॉलो करेंगे हम, ठीक है? आफ्टर स्ट्रक्चर एनालिसिस कैरी आउट स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा उसके बाद उसका डिज़ाइनिंग शुरू होगा। मीन्स कि पहले पेपर वर्क हो जाएगा, फिर उसपे हम अगर यदि वो बिल पास हो गया, स्ट्रक्चर पास हो गया, एनालिसिस पास हो गया, तब उसको हम डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, ठीक है? तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है? डिकम्पोज़िशन द सिस्टम इंटू मॉड्यूल, जो भी एकदम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको छोटे-छोटे मॉड्यूल में हम तोड़ के उस पे काम करते हैं, उसे हाई लेवल कहते हैं। डिटेल डिज़ाइन में क्या होता है? डिफरेंट मॉड्यूल डिज़ाइन इन ग्रेटर डिटेल, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम फॉर ईच मॉड्यूल, छोटे-छोटे जो मॉड्यूल में हम तोड़े उसमें कौन-सा एल्गोरिथम लगेगा, कौन-सा डाटा स्ट्रक्चर लगेगा, इसे बोलते हैं डिटेल डिज़ाइन। फिर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अभी तो आप लोग पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास जावा या प्रोग्रामिंग करते हैं या एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सारा के सारा डिज़ाइन ओप्स बेस्ड है। पहले ओप्स बेस्ड नहीं था, तो उसमें इनहेरिटेंस सब बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो नहीं लगता था, लेकिन अब आगे प्रोग्रामिंग जैसे-जैसे इन्हांस्ड कर रहा है, उस तरह से हमें नया-नया कुछ मॉड्यूल मिल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पर वो काम करने के लिए मिलेगा। तो इसमें पढ़िए क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज अकरिंग इन द प्रॉब्लम, मीन्स कि जो भी रियल वर्ल्ड का एंटिटी है एज ए ऑब्जेक्ट उसको हम यूज करेंगे। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से के साथ हम उसको रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे कि नीचे में एक एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉय हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिस्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट, सबको एक तरह से ऑब्जेक्ट मान के एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने के काम करना है, ठीक है? फिर इम्प्लीमेंटेशन, पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट फेज जो डिजाइनिंग के बाद जो फेज आता है वो कोडिंग तो था, तो कोडिंग तो इसी डिजाइनिंग में हम जो भी कोड करेंगे वो इसी में आ गया। डिजाइनिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोड करके ही डिजाइन करना पड़ेगा। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेज कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, जो भी वो लिखा हुआ है हम सिंपल से हिंदी में बता देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या होता है कि जो भी फेज को हम तैयार किए, कोडिंग किए, तो उसमें क्या होता है डिजाइनिंग पेज एक टीम, कोडिंग पेज एक टीम और इम्प्लीमेंटेशन एक टीम, रिक्वायरमेंट गैदर अलग-अलग टीम करेगा कोई भी काम, ठीक है? तो वो सारा टीम पहले अपने आप को इम्प्लीमेंट, जैसे कि आप डिजाइनिंग का पेज किए हैं, अगर एक टीम मिलके 5 आदमी मिलके, तो पाँचों आदमी मिलके एक डिजाइनिंग किए हैं, तो डिजाइनिंग पहले इम्प्लीमेंट कीजिएगा तभी आप वो काम अपने मैनेजर को बोलिएगा, या डिजाइनिंग करने के बाद हम बोलेंगे कि चलो दिखाओ। आप पाँचों आदमी मिलके एक प्रेजेंटेशन तैयार करोगे और वो डिजाइनिंग का पूरा पार्ट आप हमको दिखाओगे कि सर इस तरह से हम तैयार किए हमारा टीम। अगर आपका काम हमको अच्छा लगेगा तो वो आपका यूनिट टेस्टिंग हो गया। मीन्स इंडिविजुअल जो आप टेस्ट कीजिएगा एक यूनिट बन के, एक टीम बन के, वो हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। ये इसमें यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी आपका कोडिंग या हम जो डिजाइनिंग दिए थे पेपर पर उसको करने के लिए उसको ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर डिजाइन इनटू सोर्स कोड, जो भी हम पेपर वर्क दिए थे उसको आप सोर्स कोड में ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है? और है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ईच मॉड्यूल ऑफ द डिजाइन इज कोडेड, कि जो भी हम मॉड्यूल वो किए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो सारे काम को आप लोग कोड करके अपने अपने जगह पे सबको रखे हुए हैं। जब इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टेस्टिंग के बाद आएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो सारे कोड को हम मिक्स्ड करेंगे,
ईच मॉड्यूल इज यूनिट टेस्टिंग, जितना भी बोले कि जितना भी मॉड्यूल में हम डिवाइड किए थे सारे मॉड्यूल को आप टेस्ट कर करके लोग रखते जाता है, उसे बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। द पर्पस ऑफ यूनिट टेस्टिंग, टेस्ट इफ इंडिविजुअल मॉड्यूल वर्क करेक्टली, जब इंडिविजुअल मॉड्यूल करेक्टली वर्क करने लगेगा तब उस पेज को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर आता है जब इंडिविजुअल टेस्ट हम करके सब चीज मेरा अच्छा काम कर रहा है तो उसको लास्ट में आके इंटीग्रेशन टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स एक छोटा मॉड्यूल आपके पास है, एक दूसरे के पास है, दोनों को मिला के हम टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट है। मीन्स कि प्रोजेक्ट में क्या होता है, छोटा छोटा मॉड्यूल तैयार करके लास्ट में, जैसे कि सिंपल से समझिए ना कि बिल्डिंग जो हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट बिल्डिंग पहले, फर्स्ट मंजिल पहले बना लेते हैं, उसमें फर्स्ट मंजिल में थोड़ा हम लोग गेट डाल के देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है, प्रॉपर काम करता है, तभी उसके ऊपर वाला बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट मंजिल बना के उसको हम टेस्ट कर लेते हैं यूनिट टेस्टिंग। फिर सेकेंड मंजिल बनाते हैं, फिर उसका टेस्टिंग होता है क्या ये बिल्डिंग सही काम कर रहा है, तब थर्ड मंजिल। ऐसे करते करते अगर 4 मंजिल हमको बनाना है, 4 मंजिल बन के खड़ा हो जाता है, फिर पूरा बिल्डिंग को एक साथ पेंट करना या प्लास्टर करना शुरू किया जाता है। इसी चीज बोलता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वही चीज है कि छोटा छोटा मॉड्यूल को हम तैयार कर लिए हैं, अब उस सारे को मिक्स करके एक साथ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तो वही होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसे देखिए मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 मॉड्यूल है। 4 मॉड्यूल को अलग अलग आदमी डिजाइन किया है। अलग अलग आदमी डिजाइन करने के बाद देखो ये अलग अलग सब दिख रहा है अलग अलग। ये चारों चीज को अगर एक साथ मिला जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट। ठीक है, अगर इसको रिक्वायरमेंट बोल दीजिए, इसको डिजाइनिंग, इसको कोडिंग, इसको टेस्टिंग बोल दीजिए, ये सबको मिलाइएगा तभी एक प्रोडक्ट डिजाइन होगा। ओके, अब आता है कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। सिस्टम टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग तो पढ़ लिए, अब आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में आफ्टर ऑल द मॉड्यूल हैज बीन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड, जो भी सारे मॉड्यूल, यूनिट मॉड्यूल, छोटा छोटा मॉड्यूल बनाए थे वो सबको हम इंटीग्रेट करके टेस्ट कर लिए, तो वो होता है सिस्टम टेस्टिंग कैरिड आउट। मीन्स कि लास्ट में पूरा सिस्टम, जो फाइनल प्रोडक्ट हम कस्टमर को सौंपने लगते हैं कि लीजिए आप जो हमें सॉफ्टवेयर बोले थे वो सॉफ्टवेयर बन के रेडी है, अब आप सिस्टम टेस्टिंग के लिए आ सकते हैं। मीन्स फाइनली अगर यदि उसको हाथ में सौंपने की बात आती है कस्टमर को, तब जाकर उस टाइम पे सिस्टम टेस्टिंग होती है। जैसे क्या कोई बोलता है कि आज प्रधानमंत्री क्या किस किस चीज का उद्घाटन करते रहता है, जैसे कि युवा कल्याण योजना, मान लीजिए युवा कल्याण योजना है, कृषि का कुछ होता है तो उसको बोलता है ना आज इस चीज का उद्घाटन हुआ, आज इस चीज का उद्घाटन हुआ, तो वो क्या होता है एक प्रोजेक्ट का मीन्स सिस्टम टेस्टिंग। एट लास्ट यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में लास्ट में वो सिस्टम टेस्टिंग होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि अब लो आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी है, अब आप इसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम टेस्टिंग में। सिस्टम टेस्टिंग इज कैरिड आउट, जब सारे सक्सेसफुल इंटीग्रेशन यूनिट टेस्टिंग हो जाता है तो लास्ट में सिस्टम टेस्टिंग करके उसको दे दिया जाता है, उसके हाथ में सौंप दिया जाता है। जब उसके हाथ में सौंप दिया जाता है तो अब कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ जो करना है वो करे। अगर यदि उसको वो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, कोडिंग लैंग्वेज, तो वो खुद से उस चीज को चला सकता है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक मूर्ख आदमी को लैंग्वेज कैसे समझ में आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए वो बोलता है कि हमको तो सॉफ्टवेयर दे दिया, अब इसको चलाएगा कौन है। तो उसको चलाने के लिए मेंटेनेंस टीम जाती है। मेंटेनेंस टीम में एक आदमी का हो सकता है, मोर देन वन आदमी का हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिक्वायर मच मोर एफर्ट देन द एफर्ट टू डेवलप द प्रोडक्ट। मीन्स बोल रहा है मेंटेनेंस वाले कि जो भी आप डेवलप किए हैं उससे सबसे ज्यादा मेंटेनेंस टीम को दिक्कत आती है, क्योंकि सारे यूनिट वाइज तो आप लोग कर लिए हैं टेस्ट टीम मिलकर, लेकिन मेंटेनेंस टीम में कितना आदमी जाएगा, एक आदमी या दो आदमी। तो मेंटेनेंस के लिए जो जाता है उसको वो सारा चीज आना चाहिए जो आप लोग 50 आदमी मिलकर किए हो, वो एक आदमी को सारा चीज आना चाहिए। तभी तो कहीं गड़बड़ होगा तो उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ गड़बड़ है, इस चीज को ठीक कर पाएगा। जैसे मान लीजिए
कि कॉलेज में वाईफ़ाई में एक गड़बड़ी आती है, तो उसके लिए क्या करता है, कहीं वायर टूटा है, उसको वायर को भी जोड़ने आना चाहिए, कहीं हार्डवेयर प्रॉब्लम है उसको, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम उसको, सारा प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? तो वही बोलता है मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, लगाना चाहिए। डेवलपमेंट एफर्ट टू मेंटेन एफर्ट ये टाइपिकली 60-40-60 इसका रेशियो देखिए, अगर ये पूरा डेवलपमेंट में लिए उसको 40% ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें जो मेंटेनेंस होता है वो 60% की ज़रूरत होती है एफर्ट की, ठीक है? किस-किस तरह का मेंटेनेंस होता है? देखिए मेंटेनेंस में आता है करेक्टिव मेंटेनेंस करेक्ट एरर व्हिच were not reserved during the product development phase। मीन्स करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट फेज के टाइम पे एरर आया और वहाँ करेक्ट नहीं हो पाया, तो इसको करेक्टिव मेंटेनेंस में उसको सिंपल सी करेक्ट करके उसको दे देता है। जैसे कि सिंपल सी कोई एक मैसेज एरर दिया हमारे लैपटॉप में, ठीक है? कि आपका बैटरी डाउन है। ये कोई एरर थोड़ी है, ये तो है कि आपको चार्जर लगाइए सही हो जाएगा, ठीक है? ये होता है कि कुछ ऐसा मेंटेनेंस होता है जो आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट एरर व्हिच वी आर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। अब अगर यदि आप ऐसा बैटरी खरीदे जो लाइफ टाइम चले, ऐसा बैटरी थोड़ी बना है। उसमें कुछ छोटा-छोटा ऐसा एरर है जिसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फिर होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस, इम्प्रूव इम्प्लीमेंट ऑफ द सिस्टम, एनहांस फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। मीन्स में परफेक्टिव में क्या बोलता है कि जो भी आपके पास कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर बना के आपको दे दिया, इसमें अपडेट आते रहता है, ठीक है? कि इस कम सिस्टम के साथ क्या और इम्प्रूव हो सकता है इसमें, ठीक है? कोई जैसे वहाँ से अपडेट आया, अपडेट का मतलब क्या है कि कुछ नया इम्प्लीमेंट करके, कुछ नया चीज़ को